बजट 2026 सुनते ही अगर आपको लगा कि देश आगे बढ़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि बजट अच्छा लगा या बुरा। असल सवाल ये है कि ये बजट आपको आज क्या दे रहा है और देश को कल कहाँ ले जा रहा है। और यही समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज क्लियर करनी होगी। बजट 2026 का कोर फोकस फ्री बीज या टैक्स रिलीफ नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। बजट में सरकार की सोच साफ तौर पर शॉर्ट टर्म फायदा देने की बजाय लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ दिखती है। बजट का मतलब ये नहीं है कि सरकार को जनता की समस्याओं की समझ नहीं है, बल्कि सरकार ने इस बार फ्यूचर की जरूरतों को प्रायोरिटी दी है। सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और फ्यूचर कैपेसिटी बिल्डिंग पर है, जैसे सड़कें, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट। ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनका असर तुरंत आपकी जेब में महसूस नहीं होता, लेकिन आने वाले टाइम में इकोनॉमी को ये सारे फील्ड्स मजबूत बनाते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट, इस तरह के बजट का डाउन साइड ये है कि आम आदमी को शॉर्ट टर्म में राहत कम महसूस होती है, इसीलिए डिससैटिस्फैक्शन दिखना स्वाभाविक है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो लॉन्ग रन में यही फैसले प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, ग्रोथ सस्टेन करने और इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद कर सकते हैं। यानी बजट 2026 को इंस्टेंट बेनिफिट वाला बजट नहीं, बल्कि फाउंडेशन बनाने वाला बजट कहा जा सकता है। अब जब ये साफ हो गया कि सरकार इस बजट में क्या बनाना चाहती है, तो अगला सवाल यह है कि इस पूरे बजट को आम आदमी आखिर समझे कैसे। बजट को समझने के लिए सिर्फ 3 सवाल काफी है। बजट कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट नहीं होता। दरअसल पूरे बजट को समझने के लिए आपको सैकड़ों पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 बेसिक सवालों के जवाब ढूंढ लें तो बजट अपने आप आसान लगने लगेगा। पहला सवाल, सरकार पैसा कहाँ से कमाएगी, यानी देश का इनकम टैक्स क्या होगा, टैक्सेस से कितना आएगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और कितना पैसा उधार लेकर आएगा। इससे पता चलता है कि सरकार आम जनता और बिजनेसेस पर कितना बोझ डालने वाली है। देन दूसरा सवाल आता है, सरकार पैसा कहाँ खर्च करेगी, क्या पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस और जॉब्स बनाने में जाएगा, या फिर ज्यादा हिस्सा सब्सिडीज और पुराने लोन के इंटरेस्ट चुकाने में खर्च होगा। इससे सरकार की प्रायोरिटीज साफ दिखती है। और तीसरा सवाल है, सरकार इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है, यानी फोकस शॉर्ट टर्म राहत पर है या लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस या कंजप्शन, इन सब को बढ़ाने पर। और यही सरकार का इकोनॉमिक विजन बताता है। जब ये तीनों बातें क्लियर हो जाती हैं तो बजट सिर्फ नंबर का खेल नहीं लगता, बल्कि एक प्लान की तरह समझ आने लगता है। और तभी आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह सही सवाल पूछ पाते हैं कि पैसा सही जगह जा भी रहा है या नहीं। अब जब ये साफ हो गया कि बजट में क्या देखना होता है, तो अगला सवाल खुद ब खुद उठता है, क्या देश की कमाई वाकई उसके खर्चों के लिए काफी है। इंडिया का ज्यादातर बजट डेफिसिट बजट होता है, यानी सरकार की कमाई से ज्यादा उसके खर्च होते हैं। जब खर्च कमाई से ज्यादा हो जाता है तो जो गैप बचता है उसे पूरा करने के लिए सरकार को बोरोइंग यानी उधार लेना पड़ता है। इसी उधार का नाम है नेशनल डेट। ये कोई शौक नहीं है, बल्कि मजबूरी है। इसको फैमिली एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक घर की सिचुएशन ऐसी है, घर की सालाना यानी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, लेकिन जरूरी खर्चे 15 लाख है। अब ये एक्स्ट्रा 5 लाख कहाँ से आएंगे? बच्चों की पढ़ाई रोक नहीं सकते, घर को रिपेयर करना टाल नहीं सकते, बीमार पड़ने पर इलाज अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में फैमिली को लोन लेना पड़ता है। कहाँ से? बैंक से, रिश्तेदार से या ईएमआई पे। ठीक यही काम सरकार करती है। सरकार खर्च करती है रोड्स पे, रेलवेज पे, हॉस्पिटल्स पे और स्कूल बनाने में, आर्मी और पुलिस की सैलरीज, पेंशन सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम्स में। ये खर्चे ऑप्शनल नहीं है, देश चलाने के लिए जरूरी है। इसीलिए इंडिया का बजट डेफिसिट है, क्योंकि खर्च अनअवॉइडेबल है। बोरोइंग कोई वेस्ट नहीं है, बल्कि सिस्टम चलाने की मजबूरी है। असली सवाल ये नहीं है कि लोन क्यों लिया जा रहा है, असली सवाल ये है कि लोन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। और यहीं से एक स्मार्ट सिटीजन की सोच शुरू होती है। अब सवाल यह है कि जब सरकार को इतना सोच समझकर उधार लेना पड़ता है, तो ये तय कैसे होता है कि बजट किस बेसिस पर और कैसे बनेगा। बजट कोई एक दिन में नहीं बनता, बल्कि ये कई महीनों की प्लानिंग, डेटा एनालिसिस और चेक्स का नतीजा होता है। सबसे पहले हर मिनिस्ट्री जैसे डिफेंस, रेलवेज, एजुकेशन, हेल्थ अपने अपने डिपार्टमेंट की जरूरतों को देखती है और एनालाइज करती है कि अगले साल कौन से प्रोजेक्ट्स जरूरी हैं, कहाँ नया खर्च करना है और किन खर्चों को टाला जा सकता है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स सरकार को काफी महीनों पहले भेज दी जाती है, ताकि लास्ट मोमेंट में फैसले न लेने पड़े। इसके बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे।
इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से देश की हेल्थ रिपोर्ट होती है। इसमें बताया जाता है कि इकोनॉमी असल में कैसी चल रही है, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, इन जैसे इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं और देश की रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं। और बजट आइडियली इसी ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है। जब सारे नंबर्स, एलोकेशंस और पॉलिसीज फाइनल हो जाते हैं तब बजट को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि कोई मीडिया इंटरेक्शन नहीं, कोई लीक्स नहीं और कोई लास्ट मोमेंट की छेड़छाड़ नहीं। यहाँ तक कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को भी बाहर की दुनिया से कट ऑफ रखा जाता है ताकि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीजें ना हो। अब जब ये समझ आ गया कि बजट बनता कैसे है तो अगला बड़ा सवाल ये है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और फिर भी उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स होता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी। लेकिन इतना टैक्स कलेक्ट करने के बाद भी सरकार के खर्चे पूरे नहीं होते, इसीलिए उसे उधार लेना पड़ता है फैमिली की तरह। मान लो पूरे साल में इंडियन गवर्नमेंट की टोटल इनकम 1 रुपए है तो 0.21 रुपीज इनकम टैक्स से आता है, 0.18 रुपीज कॉर्पोरेट टैक्स से आता है और 0.18 रुपीज जीएसटी और दूसरे टैक्सेस से आता है, 0.04 रुपीज कस्टमर ड्यूटी से आता है। यानी टैक्स और बाकी सोर्सेज मिलाकर भी सरकार के पास पूरा 1 रुपए नहीं होता। लेकिन सरकार के खर्चे इससे ज्यादा हैं क्योंकि उसे ये सब करना होता है, जैसे रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे पैसा इन्वेस्ट करना होता है, आर्मी और डिफेंस में खर्च करना होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और पेंशन देनी होती है, फार्मर्स, गरीबों और जरूरी स्कीम्स के लिए सब्सिडी देनी होती है। इसीलिए बचा हुआ हिस्सा सरकार को लोन लेके पूरा करना पड़ता है। और अगर कोई टैक्स नहीं देता तो गवर्नमेंट की इनकम और कम हो जाती है, बोरोइंग और बढ़ जाती है, फ्यूचर में इंटरेस्ट का बर्डन भी और बढ़ जाता है। इसीलिए टैक्स न देना सोल्यूशन नहीं है, सही सोल्यूशन है कि टैक्स का सही इस्तेमाल और अकाउंटेबिलिटी। अब सवाल ये नहीं है कि सरकार उधार क्यों लेती है, असली सवाल ये है कि वो उधार लिया हुआ पैसा आखिर खर्च कहाँ करती है। बजट 2026 में 2 चीजें सबसे ज्यादा डोमिनेट करती हैं। पहला, इंटरेस्ट पेमेंट्स, पुराने कर्ज का ब्याज। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नए एसेट बनाने का खर्च। सरकार हर साल बहुत सारा पैसा फाइनेंस, डिफेंस, रोड्स और रेलवेज जैसे सेक्टर्स को देती है, लेकिन इन अलोकेशंस का बड़ा हिस्सा देश के पुराने लोन्स पे इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है, न कि नए डेवलपमेंट की चीजों में। यानी सरकार पहले पुराने लोन का इंटरेस्ट पे ऑफ करती है, उसके बाद ही नए प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाती है। मान लो वही एक फैमिली है, फैमिली की एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, पुराने होम लोन और पर्सनल लोन का इंटरेस्ट 4 लाख रुपए है फैमिली पे। अब उनके पास बचे सिर्फ 6 लाख रुपए। इस 6 लाख में उन्हें घर की मरम्मत भी करनी है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना है, नया बिजनेस या इन्वेस्टमेंट भी करना है। अब सोचो, अगर इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा है तो डेवलपमेंट के लिए पैसा अपने आप कम पड़ जाएगा। यही सिचुएशन देश की भी है। सरकार को पहले पुराने कर्ज का इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए चाहे रोड्स, रेलवेज या डिफेंस का बजट बड़ा दिखे, असल में नई ग्रोथ के लिए अनस्टेबल पैसा लिमिटेड ही रह जाता है। जब बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने लोन के इंटरेस्ट को पे ऑफ करने में चला जाए तो देश की रफ्तार तेज होने के बजाय भारी हो जाती है। और जब पुराने कर्ज का बोझ इतना भारी हो तब सवाल ये नहीं रहता कि पैसा कितना है, सवाल ये बन जाता है कि बचे हुए पैसों को सरकार कहाँ समझदारी से लगाएगी। बजट 2026 में सरकार ने ऐसे सेक्टर्स पर पैसा लगाया है जिनका फायदा आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों में मिलेगा। इसलिए फोकस किया गया है उन एरियाज पर जो कि हैं टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग, रेयर अर्थ मिनरल्स, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने से जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और सेल्फ रिलायंस धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन इनका असर 1-2 महीने में नहीं दिखता बल्कि लंबे टाइम में दिखता है। एग्जाम्पल, रेयर अर्थ मिनरल्स स्मार्टफोन्स, ईवीज, डिफेंस इक्विपमेंट और सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अभी इंडिया इन मिनरल्स के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। बजट 2026 में रेयर अर्थ कॉरिडोर को सपोर्ट देने का मतलब है आने वाले टाइम में इंडिया खुद ये मिनरल्स प्रोसेस करेगा, इंपोर्ट्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सस्ती और मजबूत होगी। लेकिन ये कॉरिडोर बनते ही अगला साल प्रॉफिट नहीं देगा, इसका फायदा 5 से 10 साल बाद दिखेगा। टेक्सटाइल रिफॉर्म्स, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम लाई गई है
ताकि फैक्ट्रीज मॉडर्न हो, प्रोडक्शन एफिशिएंट बने, इंडियन कपड़े ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो। इससे फ्यूचर में एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं और जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन आज या कल किसी की सैलरी नहीं बढ़ने वाली। ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है। बजट 2026 डिस्प्रिन नहीं है जो तुरंत दर्द ठीक कर दे। ये एक जिम मेंबरशिप की तरह है। रिजल्ट धीरे धीरे आएगा लेकिन स्ट्रांग होगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि प्लान्स कितने बड़े हैं, सवाल ये है कि क्या हम इन्हें जमीन पर उतार भी पाएंगे। बजट में जो सबसे बड़ी कमजोरी दिखती है वो है एग्जीक्यूशन का रिस्क और कुछ कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना। नई स्कीम्स, बड़े नंबर्स, लॉन्ग टर्म विजन, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये स्कीम्स ग्राउंड रियलिटी में सही टाइम और सही तरीके से लागू हो भी पाएंगी या नहीं। दूसरी बड़ी कमी यह है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज पर साफ डायरेक्शन नहीं दिखती। जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कॉन्क्रीट रिफॉर्म्स क्या होंगे, ये क्लियर नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी, मार्केट एक्सेस और फार्मर इनकम बढ़ाने के लिए बड़े रिफॉर्म्स की बात तो होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन रोड मैप नहीं दिखता। मार्केट सेंटिमेंट पहले से वीक है, इन्वेस्टर्स नर्वस हैं, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस देने वाली क्लियर पॉलिसी सिग्नल बजट में कम नजर आती है। टैक्स बेस एक्सपेंशन यानी ज्यादा लोगों को सिस्टम में लाना जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स पर प्रेशर कम कर सकता है, इस पर भी कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं दिखता। नतीजा यह है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं उन्हीं पर बोझ बना रहता है, जबकि सिस्टम को चीट करने वाले लार्जली बाहर ही रहते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम पॉलिसी की इंटेंशन नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन और प्रायोरिटी सेटिंग की है। जब तक एग्जीक्यूशन स्ट्रांग नहीं होगी और कोर रिफॉर्म्स को सीधे एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स का रियल इम्पैक्ट सीमित ही रहेगा। यह बजट ऐसा बजट है जो आज आराम नहीं देता बल्कि कल का वादा करता है। इसमें मिडिल क्लास को तुरंत राहत, टैक्स में बड़ी कटौती या इंस्टेंट फायदे नहीं मिले। सरकार ने लंबे टाइम में देश को स्ट्रांग बनाने वाली स्कीम्स पर ध्यान दिया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और रिफॉर्म्स, लेकिन इन सब का फायदा आज नहीं कई साल बाद दिखेगा। और यही कारण है कि ये बजट एक बड़ा सवाल छोड़ता है। क्या सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगी या सच में उन्हें जमीन पर सही तरीके से लागू भी करेंगी। अब देश की असली तरक्की इस बात पे डिपेंड करती है कि पॉलिसी कागज पे कितनी अच्छी क्यों ना हो, बल्कि ग्राउंड लेवल पर कितनी सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।